सुखोई Su-57 2018 में भारत द्वारा कबाड़ कर दिया गया। भारतीय वायुसेना J-20 का मुकाबला करने के लिए रूसी स्टील्थ लड़ाकू विमानों का मूल्यांकन कर सकती है। दुनिया के 19 देशों की वायुसेनाएं पहले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान संचालित कर रही हैं। चीन अपने चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन और रूस अपने सुखोई Su-57 फेलन का संचालन करता है, जबकि 17 देश लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II संचालित करते हैं। इंडियन एयर फोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली वायुसेना मानी जाती है। IAF के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। हालांकि उसने रूसी सुखोई Su-57 पर आधारित सुखोई HAL 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट में भाग लिया था। FGFA को सुखोई Su-57 पर आधारित 43 सुधारों के साथ पूरा किया जाना था, जिसमें उन्नत सेंसर, नेटवर्किंग और लड़ाकू एवियोनिक्स शामिल थे। भारतीय सुखोई Su-57 वर्जन में एक पायलट और एक हथियार प्रणाली ऑपरेटर के साथ 2 सीटें होनी थी। भारत ने 2018 में FGFA कार्यक्रम से हटने का निर्णय लिया, लेकिन वापसी के लिए एक छोटा मौका छोड़ा गया था। रूसी सुखोई Su-57 फेलन की छोटी संख्या ने स्क्वाड्रन सेवा में प्रवेश किया और सीरिया और यूक्रेन में सीमित कार्रवाई देखी। चीनी J-20 की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लगभग 250 पहले ही बनाए जा चुके हैं। J-20 को LAC के हवाई अड्डों पर देखा गया है। भारत ने अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA विकसित करने का निर्णय लिया है, जबकि सुखोई Su-57 अभी भी प्रस्ताव पर है। F-35 वर्तमान में भारत के लिए मंजूर नहीं है, क्योंकि उसने रूसी S-400 AD प्रणाली खरीदी है। यदि भारत कुछ सुखोई Su-57 हासिल करता है, तो फेलन और माइटी ड्रैगन की तुलना महत्वपूर्ण हो जाती है। सुखोई Su-57 एक ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे 1999 में सुखोई की आंतरिक डिजाइन के रूप में T-50 नाम से शुरू किया गया था। यह रूसी सेना में शामिल होने वाला पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनने वाला था। 2009 में विमान की डिजाइन को आधिकारिक मंजूरी मिली और इसकी पहली उड़ान 29 जनवरी 2010 को हुई। T-50 को जुलाई 2017 में सुखोई Su-57 नाम दिया गया और रूसी एरोस्पेस फोर्सेस सेवा में इसकी औपचारिक शुरुआत 2020 में हुई। यह मल्टीरोल लड़ाकू विमान वायु श्रेष्ठता मिशनों के लिए है और सतह और समुद्री लक्ष्यों को भी ले सकता है। इसमें स्टेल्थ, सुपर मैन्यूवरबिलिटी, सुपर क्रूज, एकीकृत एवियोनिक्स और बड़े पेलोड क्षमता शामिल हैं। लेकिन विमान ने टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल देरी का सामना किया है। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान Su-57 के प्रोटोटाइप में विमान में कुछ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज आईं, जिससे स्ट्रक्चरल रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ी। सुखोई Su-57 में व्यापक ब्लेंडेड विंग बॉडी फ्यूजलेस है, जिसमें 2 दूरदर्शी इंजन और सभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्थिरता होती है। इसमें 22 से 26% स्ट्रक्चरल वेट और लगभग 70% बाहरी सतह में कंपोजिट का उपयोग किया गया है। रडार क्रॉस सेक्शन, RCS और IR सिग्नेचर्स को कम करने के लिए व्यापक काम किया गया है, ताकि इसे स्टेल्थी बनाया जा सके। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की कैनोपी पर रेडर वेव्स को अब्सॉर्ब करने के लिए मेटल ऑक्साइड की लेयर से कोटेड किया गया है। इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर एवियोनिक्स कॉम्बैट सिस्टम्स फाइबर ऑप्टिक चैनलों का उपयोग करता है। सुखोई Su-57 वायुसेना का एक लड़ाकू विमान है, जिसमें मुख्य नाक माउंटेड N036101 X बैंड AESA रडार है। सुखोई Su-57 में कुल 1514 TR मॉड्यूल है। साथ ही 2 साइड लुकिंग N0366B101 X बैंड ASA रडार भी है। सुखोई Su-57 एक सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसमें नाक की एंटीना पीछे की ओर झुकी है, ताकि इसका RCS कम हो, और इसमें एडवांस्ड AESA रडार और कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, जो सिस्टम की जानकारी में सुधार करते हैं। सुखोई Su-57 में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणाली शामिल है, जिसमें इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक, दिशात्मक इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स, अल्ट्रा वायलेट मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर और नेविगेशन और टारगेटिंग पॉड शामिल हैं। विमान काउंटर मेजर्स जैसे कि फ्लेयर्स और रडार डिकॉयर्स और सिंगल यूज प्रोग्रामेबल ECM ट्रांसमीटर तैनात करने में सक्षम है। फ्लेयर्स रडार संकेतों को भ्रमित करने और विमान को मिसाइलों से बचाने में मदद करते हैं, जबकि रडार डिकॉयर्स विमान की रडार संवेदनशीलता को कम करके इसे स्टेल्थी बनाते हैं। ECM ट्रांसमीटर विमान को इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाने और विरोधी रडार कार्यों को प्रभावित करने में मदद करता है। सुखोई Su-57 विमान उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव निर्देशित तकनीकों के परीक्षण और विकास में भी उपयोग किया जाएगा। सुखोई Su-57 को NPO ल्यूल्का सैटर्न AL-41F1 इंजन द्वारा प्रोपेल किया जाता है, जिसमें 88.3 kN की सूखी थ्रस्ट, 142.2 kN की आफ्टरबर्नर थ्रस्ट और 147.1 kN की आपातकालीन पावर रेटिंग होती है। इसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल TVC का उपयोग होता है।
इस इंजन का उपयोग सुखोई Su-57 को ऊंची शक्ति और अच्छी ट्रैजेक्टरी प्रदान करने में मदद करता है, जिससे विमान की गति और मानव नियंत्रण में सुधार होता है। सुखोई Su-57 में दो मुख्य आंतरिक हथियार बे हैं, जो प्रत्येक लगभग 4.4 मीटर लंबे और 0.9 मीटर चौड़े हैं। साथ ही दो साइड वेपन बे भी हैं। सुखोई Su-57 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलें और 2 शॉर्ट रेंज मिसाइलें ले सकता है। स्टेल्थ की आवश्यकता न होने वाले मिशनों के लिए सुखोई Su-57 अपने 6 बाहरी हार्ड पॉइंट्स पर स्टोर ले जा सकता है, जिसमें हाइपरसोनिक KH-47 M2 किंजल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकती है। उच्च ईंधन लॉट के साथ मिलकर फाइटर की सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है, जो सुखोई Su-27 की तुलना में 2 गुनी है। 2011 में रूस के रक्षा मंत्रालय ने पहले 10 विमानों की इवैल्यूएशन के लिए योजना बनाई और 2015 के बाद 60 प्रोडक्शन लेवल के एयरक्राफ्ट की खरीदारी की। इन योजनाओं को संशोधित करके 2020 तक 52 एयरक्राफ्ट और 2025 तक और 150 से 160 एयरक्राफ्ट की खरीदारी की गई। जून 2018 में 12 विमानों का ऑर्डर दिया गया था, जिनकी डिलीवरी को 2019 में स्थगित किया गया और इसी समय 76 एयरक्राफ्ट्स के लिए एक आधिकारिक समझौता हस्ताक्षर किया गया और सीरियल उत्पादन जुलाई 2019 में शुरू हुआ। लेकिन देरी के कारण अतिरिक्त सुखोई Su-35 वेरिएंट शामिल करने पड़े। 2022 में एक न्यू प्रोडक्शन लाइन के खुलने के साथ 2023 के अंत तक रूसी वायुसेना को 12 सुखोई Su-57 वितरित किए जा सकते हैं। 2024 में और 20 विमान बनाए जाने की उम्मीद है, जिससे Su-57 रूस में सबसे अधिक प्रोड्यूस्ड जेट फाइटर बन जाएगा। 2018 में 2 Su-57S सीरिया में रूसी खमीमिम हवाई अड्डे पर तैनात किए गए थे। उन्होंने 4 सुखोई Su-35 फाइटर्स, 4 सुखोई Su-25S और एक बेरिव A-50 AEW&C जेट के साथ तैनात किया। पहली ऑपरेशनल यूनिट Su-57 से जुड़ी 23rd गार्ड्स फाइटर एविएशन रेजिमेंट, जो पूर्वी सैन्य क्षेत्र में ड्यूमगा में स्थित है, उसकी डिलीवरी 2023 में शुरू हुई और 2025 तक सभी 24 विमान वितरित किए जाएंगे। रूसियों ने कथित तौर पर Su-57 लड़ाकू विमानों का उपयोग यूक्रेन में लक्ष्यों पर हमले के लिए किया है, लेकिन यूक्रेनी हवाई रक्षा क्षेत्र से बाहर रहे। उन्होंने दावा किया कि वे युद्ध में लो रेडर विजिबिलिटी को प्रदर्शित किया और एक लंबी दूरी की R-37 मिसाइल के साथ एक यूक्रेनी Su-27 को हवाई और भूभूमिका में मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी स्रोतों ने बताया कि रूसियों ने Su-57 लड़ाकू विमानों का उपयोग यूक्रेन में लक्ष्यों को मारने के लिए बढ़ा दिया है। 9 जून 2024 को यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय ने उपग्रह छवियों को जारी किया, जिसमें एक कथित तौर पर डैमेज्ड Su-57 को दिखाया गया। यूक्रेन युद्ध संबंधी प्रतिबंधों ने शुरुआत में सेमीकंडक्टर्स और उच्च तकनीकी मशीनिंग उपकरणों के आयात को धीमा कर दिया। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बताया कि एक अपग्रेडेड Su-57 विमान ने 21 अक्टूबर 2022 को अपनी पहली उड़ान भरी। अपग्रेडेड Su-57M को एक नए इंजन AL-51F1 से लैस किया जाएगा, जिसमें 107.9 kN सूखी थ्रस्ट और 167 kN आफ्टरबर्नर में होगी। नए नोजल के साथ एक नई नोजल रडार और IR सिग्नेचर्स को और कम करेगी। लॉयल विंगमैन के रूप में ओखोटनिक UCAV को एकजुट किया जा रहा है। साथ ही एयरक्राफ्ट का कैरियर बेस्ड वर्जन भी विकसित किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक Su-35S के एक गुट और एक Su-57 के साथ स्वार्म टीमिंग का प्रयोग किया गया था। 18 अक्टूबर 2007 को रूस और भारत ने सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि Su-57 के अपग्रेडेड वर्जन का जॉइंटली डेवलप से विकसित किया जा सके, जिसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA कहा गया। सितंबर 2010 में भारत और रूस ने एक प्रिलिमिनरी डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति व्यक्त की, जिसमें प्रत्येक देश $6 बिलियन का निवेश करेगा। दिसंबर 2010 में एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए गए और FGFA के विकास की उम्मीद 8 से 10 वर्षों में की गई थी। 2014 तक IAF को परफॉर्मेंस, कॉस्ट और डिवीजन ऑफ वर्क से संबंधित चिंताएं थीं। भारत ने यह निर्णय लिया कि एयरक्राफ्ट उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता और अंततः 2018 में साझेदारी से बाहर हो गया, जबकि रूस अभी भी भारत के साथ सहयोग की आशा करता है। चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन चीन का एक ट्विन जेट स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे एयर सुपीरियोरिटी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सटीक स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है और इसके 3 वेरिएंट्स हैं। इनिशियल प्रोडक्शन मॉडल J-20A
थ्रस्ट वेक्टरिंग J-20B और ट्विन सीट एयरक्राफ्ट J-20S। विमान ने अपनी पहली उड़ान जनवरी 2011 में की और पहला J-20 लड़ाकू यूनिट फरवरी 2018 में बनाई गई। इस प्रकार चीन दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश है जिसने एक ऑपरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाया। अब तक लगभग 250 विमान बनाए जा चुके हैं। J-20 का लंबा और मिश्रित फ्यूजलेज है जिसमें एक पतला नाक सेक्शन और एक फ्रेमलेस कैनोपी है। इसमें लो ऑब्जर्वेबल डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट इंटेक्स हैं और इसमें उल्लेखनीय डाइहेड्रल के साथ सभी मूविंग कैनार्ड सर्फेसेस हैं। कैनार्ड डिजाइन को गुड सुपरसोनिक परफॉर्मेंस, एक्सेलेंट सुपरसोनिक और ट्रांससोनिक टर्न परफॉर्मेंस और सुपीरियर शॉर्ट फील्ड लैंडिंग परफॉर्मेंस प्रदान करने के लिए जाना जाता है। पिछले हिस्से में ट्विन बाहरी झुकी हुई सभी मूविंग फिन्स, छोटी लेकिन गहरी वेंट्रल स्ट्रेक्स और पारंपरिक या लो ऑब्जर्वेबल इंजन एग्जॉस्ट्स हैं। एयरक्राफ्ट में टाइप 1475 KLJ-5 AESA रडार है जिसमें 1856 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हैं। कुछ का मानना है कि रडार में 2000 to 2200 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स हो सकते हैं। 6 इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर जिन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम कहा जाता है, पायलट को सर्वदिशात्मक कवरेज प्रदान करते हैं। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि विमान के फिन्स, स्ट्रेक्स और रियर क्षेत्र रडार को उजागर कर सकते हैं, लेकिन J-20 की समग्र स्टेल्थ शेपिंग मजबूत है और रूसी PAK-FA से काफी सक्षम है। प्रारंभिक उड़ान परीक्षण के लिए रूसी AL-31 FM2 इंजनों का उपयोग किया गया एयरक्राफ्ट वर्तमान में एक चीनी WS-10C इंजन द्वारा संचालित है जिसमें 142 to 147 kN की थ्रस्ट और बेहतर रियर एस्पेक्ट स्टेल्थ के लिए नॉच्ड आफ्टरबर्नर नोजल हैं। मुख्य हथियार बे में लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। अंततः भारत को रणनीतिक रूप से यह तय करना होगा कि क्या वह AMCA के साथ स्वदेशी विकास पर पूरी तरह निर्भर रहेगा या अंतरिम उपाय के रूप में Su-57 पर विचार करेगा। अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी गतिशीलता, साथ ही चीन के बढ़ते J-20 फ्लीट इस निर्णय की अर्जेंसी को अंडरलाइन करते हैं, जबकि F-35 एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स Su-57 और Su-75 पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए तेजी से डिसीजन करने की आवश्यकता है कि वह 5th जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटीज के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बना रहे, राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को इमीडिएट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ संतुलित करें। इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।